प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर को समझा था और ये कहा था कि अगले वीडियो में लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के संबंध पे चर्चा की जाएगी। वास्तव में जो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य है, दोनों में पर्याप्त अंतर तो है, किंतु इन दोनों का में एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध भी है, क्योंकि दोनों की आधार भूमि तो एक ही है। और जो शिष्ट साहित्य हमें प्राप्त होता है, उसकी जो भूमि है, उसका जो बेस है, वह तो लोक साहित्य ही। लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य आदि का परिनिष्ठित और सुसंस्कृत रूप ही आज हमें शिष्ट साहित्य के रूप में देखने को मिलता है। इस संदर्भ में डॉक्टर सच्चिदानंद तिवारी का कथन है कि कालांतर में कला के सहयोग से यही लोकगीत साहित्यिक गीत बन गए। इनमें कवि रुचि प्रधान होने लगी, फिर भी इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं बनी रहीं जो इनके आदिम सामाजिक स्वरूप की ओर संकेत करती हैं। इनका आकार और इनके संस्कार बहुत दिनों तक लोकगीत के समान ही बने रहे। तो इस आधार पर जब हम लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य की समानता को देखते हैं, तो सबसे पहले आता है कि जो पशु पक्षियों द्वारा जो मानवीय आचरण किया जाता है। हम अपने हिंदी साहित्य में के सिलेबस में जो किताबों को पढ़ाते हैं, जैसे रामचरितमानस है या पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय है, या फिर अन्य और भी जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, जिनमें हम ये देखते हैं कि पद्मावत है, जिसमें हीरा मन तोता राजा को आकर के पद्मावती के रूप सौंदर्य का चित्रण करता है। पृथ्वीराज रासो में भी जो तोता है, वह पद्मावती के सामने पृथ्वीराज चौहान के सौंदर्य का चित्रण करता है। या फिर रामायण की कथा में राम की सेना में जो भालू, बंदर आदि थे, वे सभी मानव जैसा आचरण करते हैं। ये सब तो शिष्ट साहित्य है, लेकिन इनमें जो पशु पक्षियों का मानवीय आचरण है, उसका आधार लोक साहित्य है। लोक साहित्य से ही यह आधार चल के आता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो श्रेष्ठ शिष्ट साहित्य है, उसमें जो पशु पक्षियों का मानवीय आचरण दिखाया गया है, वह लोक साहित्य से ही लिया गया है। उदाहरण के तौर पे एक गीत आल्हा उदल का प्रस्तुत किया जा सकता है। लागल लड़ाई नैनागढ़ में, घोड़ा चलल हमरे साथ, इतना बोली घोड़ा सुन गई ने, घोड़ा जरी भइले अंगार, बोलल घोड़ा डेबा से बाबू, डेबा के बलि जाओ, बज्जर पड़ी गईल आल्हा पर, ऊपर गिरे गजब के धार, जब से अइलो इंद्रासन से, तब से विपत भइल हमार, पीलू भी आइल बा खूरन में, ढालन में लागल झाल। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जैसे लोक शिष्ट साहित्य में पशु पक्षियों को समानता दी गई, वैसे ही लोक साहित्य में भी पशु पक्षियों का बहुत ही गहरा महत्व रहा है। दूसरी समानता दिखाई देती है लोक विश्वास और लोक अनुभव पे। साहित्य और शिष्ट साहित्य में दूसरी समानता लोक विश्वास और लोक अनुभव के रूप में देखने को मिलती है। प्राचीन काल से आज तक भारतीय समाज में एक लोक प्रथा है कि जब बच्चा पैदा होता है, तब से लेकर जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता है, माता उसे काजल का अंजन लगाती है, काजल का टीका लगाती है, गले में कुछ डिठौना भी पहनाया जाता है, जैसे चंद्रमा हुआ, काला मोती हुआ। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है कि बच्चों को किसी और की नज़र न लगे। और जो सूरदास की पात्र यशोदा हैं, वह भी कृष्ण को दिठौना पहनाती हैं, अंजन लगाती हैं। यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित रुसवामनी नाटक में भी एक स्थान पर यह दिखाया गया है कि सकराज पुच्छल तारे को देख करके भयभीत हो जाता है और वह अपशगुन के भाव से इतना डर जाता है कि वह आचार्य के पीछे भागने लगता है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में एक समानता लोकोक्ति और मुहावरे के प्रयोग के रूप में भी दिखाई देती है, क्योंकि हमारा जो लोक साहित्य है वो पूर्णतः लोकोक्ति और मुहावरों पर ही निर्भर है। कुछ ऐसे भी लोक साहित्य होते हैं जिनमें उपदेश के लिए बराबर मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, और शिष्ट साहित्य में भी यह विशेषता दिखाई देती है। जैसे रामचरितमानस की एक पंक्ति है, को नृप हो हमहु कहानी, चेरी छोड़ होइब ना रानी। या कुब्जा में
जो कुब्जा है वो कहती है कि न आने की न कहते तो मैं क्या उनकी राधा थी, मैं तो चेरी थी, मुझको आने में कौन कहाँ बाधा थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोक साहित्य के जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं वो शिष्ट साहित्य में भी ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं और इनसे शिष्ट साहित्य की शोभा ही बढ़ती है। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसकी लोक शिष्ट साहित्य की जननी लोक साहित्य ही। लोक साहित्य में कथानक रूढ़ियों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। हम प्रायः विभिन्न कहानियों में यह सुनते हैं कि राजा मुसीबत में फंस गए और रानी ने कोई व्रत किया, कोई अनुष्ठान किया, उस अनुष्ठान से देवी या देवता प्रकट हुए, उन्होंने राजा और रानी की सहायता की और दोनों के मुसीबत समाप्त हो गए। इस तरह से राजा रानी का या नायक नायिका का विपत्ति में फंसना और किसी दैवी प्रेरणा से उस विपत्ति से निकलना, यह कथानक रूढ़ी है जो लोक साहित्य में प्रायः प्रयुक्त होती है। और ऐसी कथानक रूढ़ियों का प्रयोग शिष्ट साहित्य में भी किया जाता है। पृथ्वीराज रासो और पद्मावत इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की कथानक रूढ़ियों का प्रयोग दिखाई देता है। भाषा और छंद के आधार पर भी लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में बहुत अधिक अंतर नहीं दिखाई देता है। यद्यपि ये कहा जाता है कि लोक साहित्य की भाषा जन सामान्य की भाषा होती है और शिष्ट साहित्य जो होता है वो परिनिष्ठित भाषा में होता है, किंतु शिष्ट साहित्य भी अपनी भाषा की शब्दावलियों के लिए लगभग 60% तक लोक साहित्य पर ही निर्भर होता है, क्योंकि लोक से ही जो शब्द आते हैं उन्हीं को संस्कार देकर परिष्कार देकर के शिष्ट साहित्य में प्रयुक्त किया जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा भी दिखाई देता है कि छंद भी लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के समान हो जाते हैं। जैसे आल्हा छंद है, लोक साहित्य में जैसे प्रयुक्त होता है ज्यों का त्यों वह शिष्ट साहित्य में भी प्रयुक्त होता रहता है, उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। रस की दृष्टि से भी लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य लगभग सहोदर ही हैं, क्योंकि लोक साहित्य में जो कथाएं जो गाथाएं हमें प्राप्त होती हैं उनमें मुख्यतः वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो उत्साह है, जो हास्य रस है, जो करुण रस है, इन सभी का भी सहायक रसों के रूप में प्रयोग हमें दिखाई देता है। और कुछ यही सारी स्थिति परिस्थिति शिष्ट साहित्य में भी है, क्योंकि उसमें भी एक रस मुख्य होता है और अन्य रस सहायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अलंकार तो काव्य की शोभा होते हैं और ये कहा भी गया है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो बिना अलंकारों के न तो स्त्री शोभा देती है न ही कविता कामनी शोभा देती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शिष्ट साहित्य हो चाहे लोक साहित्य हो उनमें अलंकारों का प्रयोग न हो। कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिलता है कि कविता पूरी अलंकरण युक्त ही हो जाती है और वह अलंकारों का उदाहरण ही बन जाती है। और यह प्रयोग शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में समान भाव से किया जाता है, क्योंकि कोई भी अपने साहित्य को श्रेष्ठ ही बनाना चाहता है, उसमें किसी प्रकार की कमी को रखना नहीं चाहता है। इसके अतिरिक्त इन सारी विशेषताओं के समानताओं के अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि लोक साहित्य हो चाहे शिष्ट साहित्य हो, उसमें सामान्य जन की अनुभूतियाँ, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी राजनीतिक, उनकी सामाजिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उन्हीं का चित्रण होता है। तो जो विषयगत भाव होते हैं उस स्तर पर भी हमें लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में समानता ही दिखाई देती है, क्योंकि दोनों का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है मनुष्य और मनुष्यता। तो जहाँ मनुष्य होगा वहाँ मनुष्य के भाव भी होंगे, चाहे वह लोक हो चाहे वह शिष्ट साहित्य हो। तो दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है और उनको अलग करके देखना बहुत उचित नहीं है। हाँ, व्याकरण के स्तर पे, परिष्कार के स्तर पे या बाहरी संरचना के आधार पर हम थोड़ा बहुत भेद उनमें बना लेते हैं, लेकिन मूलतः साहित्य तो साहित्य ही होता है, जिसका अर्थ ही होता है सबका कल्याण करना। तो साहित्य सबके कल्याण के लिए होता है, सबके विकास के लिए होता है। तो साहित्य के जो भाव होते हैं वो भी सब में एक समान ही होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए
और अगर आप किसी अन्य विषय पर भी वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, तो मैं उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूँगी। धन्यवाद।